नमस्कार, मैं यशपाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम और नगर पालिका परिषद के महापौर और अध्यापकों, आपको बता दें, इसको लेकर के अध्यक्षों के लिए जहां 27 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी, वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 दिसंबर को लॉटरी निकालकर आरक्षण तय किया जाने वाला है। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई है। इसी को लेकर के हमारी ये खास रिपोर्ट थी। सरकार नियम प्रक्रिया पे चलती है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए सरकार की ओर से प्रक्रिया अंतिम चरण पे है और मुझे लगता है कि अब, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत पहले से हमने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। सरकार के स्तर पर राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अंतिम प्रकाशन जैसे ही चुनाव आयोग तिथि निर्धारित करेगा, अंतिम प्रकाशन भी हो जाएगा। नगरीय निकाय में वार्डों के आरक्षण की भी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण के लिए शीघ्र ही तिथि निर्धारित होगी, वो भी हो जाएगा। पंचायत के भी इसी तरह से प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है चुनाव के लिए और अब चुनाव आयोग सुटेबल डेट निर्धारित करेगी और उस पर चुनाव होगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदेश में वातावरण है, हमें पूरा भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव में अधिकांश क्षेत्रों पे, पंचायत क्षेत्र चुनाव में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे। पार्टी के लेवल पे इसमें सर्वे कराया जाएगा। पार्टी अपने स्तर पे अपने पदाधिकारियों के माध्यम से वार्डों में कौन ज़्यादा सक्रिय है, किस क्षेत्र में कौन ज़्यादा पार्टी के लिए काम कर सकता है, जीतने के योग्य कौन है, ये बड़ा पैमाना रहेगा। और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को निराश किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आज से एक साल पहले कांग्रेस के 5 साल के भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति देते हुए भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया और भाजपा के माननीय विष्णुदेव साय जी ने वादा के अनुसार मोदी गारंटी पूरे करते हुए सरकार बनते ही 18 लाख लोगों का आवास स्वीकृत किया। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल हमने धान खरीदना प्रारंभ किया और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपये प्रति माह 10 माह हमने लगातार 10 माह 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में सीधे डाले। और वहीं इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। आपको बता दें, अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपके साथ गंधर्व पांडे जी से लेना चाहूंगा। गंधर्व जी, किस तरीके से बीजेपी की तैयारियां जो है इन चुनावों को लेकर के सामने आ रही है, क्योंकि ये शहरी चुनाव है, किस तरीके के क्या क्या मुद्दे यहां पर हावी रहने वाले हैं, किस तरीके की बीजेपी की प्लानिंग इन चुनाव को लेकर के देखने को मिल रही है? गांधर्व जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम उनसे संपर्क करने की कोशिश चलेंगे, लेकिन मैं अभिमन्यु मिश्रा के पास जाना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, किस तरीके से कांग्रेस की तैयारियां इन चुनावों को लेकर के साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये शहरी चुनाव है और यहां पर तमाम ऐसे मसले रहते हैं जो ना राष्ट्रीय मसलों से मेल खाते हैं, ना ही स्टेट के मसलों से मेल खाते हैं। यहां पर जो स्थानीय चीजें हैं उनको ध्यान में रख करके प्रिपरेशन की जाती है। बीजेपी लगातार अपने संगठन को इन तमाम क्षेत्रों में मजबूत करती हुई आई है। कांग्रेस की तैयारियां किस तरीके से दिख रही है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। के शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनको मेरा नमस्कार। देखिए आयुष जी, कांग्रेस पार्टी की तो तैयारी पूरी फुल प्रूफ तैयारी है चुनाव में जाने के लिए। और अगर आपको बताऊं, अगर हर बार की तरह देखा जाए तो अभी तक तो चुनाव संपन्न हो जाने थे। पिछली बार तक तो 3 तारीख को शपथ ले लिए थे, 3 जनवरी को महापौरों ने। तो कहीं ना कहीं जो ये चुनाव में लेट होना, जैसा कि अभी हमने उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के उद्बोधन में भी सुना कि उनके पास कोई स्पष्ट जवाब है नहीं कि किस वजह से चुनाव के मसलों में देरी हो रही है।
अब ये स्पष्ट जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरकार की खुद की रिपोर्ट कह रही है कि सरकार की हवा पूरी 1 साल में निकल चुकी है, इनकी हालत खराब है, हर मोर्चे पे ये लोग फेल हो चुके हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो तो जनता डरी हुई है। अभी कल की बात बता रहा हूँ, 2 महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अलग अलग थानों के सामने किसी ने फांसी लगाई, तो एक ने अपने साथ अपनी बच्ची को भी जलाकर आत्महत्या कर ली। कहीं पे पूरी की पूरी भीड़ निकल जाती है, किसी का घर जला देती है, साथ में उसको भी जला देती है। तो ये जो पुलिस के ऊपर से जो भरोसा उठ गया है जनता का, इसके साथ ही आप देखेंगे और जगहों में धान खरीदी में पूरी तरह से हवा निकल गई भारतीय जनता पार्टी की। धान का उठाव है ही नहीं, लगातार खरीदी भी धीमी होती जा रही है। आप रोज पेपर में पढ़ने को आता है कि यहाँ फलानी जगह पे जो धान है रखने के लिमिट से 2 गुने से ज्यादा, 4 गुने से ज्यादा धान हो चुका है, लेकिन उठाव ही नहीं है। तो ये अभिमन्यु जी हमारे साथ डॉक्टर गांधर्व पांडे भी जुड़े हुए हैं। मैं गांधर्व जी के पास चलता हूं, उनसे सवाल ले लेता हूं। गांधर्व जी, तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि धान खरीदी में भी सही तरीके से चीजें जो है वो इंप्लीमेंट नहीं की गई है, कानून व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक यहां पर लग नहीं रही है। वहीं अगर बात करें तो तमाम समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई है, भीड़ जाती है, घरों को जला देती है, कोई कानून व्यवस्था प्रदेश में नहीं है। इस तरीके के तमाम आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में शहरी चुनाव आने वाले हैं। आपकी तैयारियां किस तरीके से दिख रही है और इन तमाम आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? आज सुशासन दिवस की आपके चैनल के माध्यम से सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, उनके समय क्या अराजकता का माहौल था वो इस प्रदेश ने भली भाली देखा और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को जनता ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में दे दिया। और जहां तक रही बात कानून व्यवस्था की, तो उसके लिए पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। मैं बार बार बताता हूं कि इनके 5 साल में संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, बदमाश जो गली गली नशे का, गांजे का, गोली का इस प्रकार का व्यवसाय खड़ा किए हैं, आप किसी भी बड़ी घटना के पीछे जब देखेंगे तो अंततः कांग्रेस का कार्यकर्ता या युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता वो बनकर सामने आ जाता है। इनके 5 साल में जनता ने देखा किस प्रकार भ्रष्टाचार से लिप्त विभिन्न मनी स्पिनर योजनाएं इन्होंने जारी की। जी, राजीव युवा मितान क्लब के नाम पे 250 करोड़ इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का बर्बाद किया। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इनके समय इनके होम मिनिस्टर जब कहीं कुछ हो जाता था तो झांकने तक के नहीं जाते थे। वहां के विधायकों के डर से लोग बाहर नहीं आ पाते थे। हमारे तो होम मिनिस्टर ने पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। उचित से उचित कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में रायपुर में आपने देखा होगा, देश भर में इसकी चर्चा रही कि किस प्रकार गंज थाने में निगरानी शुदा और आपराधिक तत्वों को बुलाया गया, उठक बैठक लगवाई गई, उनके साथ सख्ती से पुलिस प्रशासन जी गांधर्व जी, ये तमाम आरोप जो है आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, के शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा साहब, जिस तरीके से ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार दोनों ही पार्टियां जो है इन चुनावों के लिए अपनी तैयारियां कर रही है, आपको जमीनी स्तर पर तैयारियां किस तरीके से दिख रही है और क्या कुछ मसले इन चुनावों में ये दोनों पार्टियां उठाते हुए नजर आएगी? के शर्मा साहब, छत्तीसगढ़ में 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल है, भाजपा और कांग्रेस। और जो नगर निगम का चुनाव होना है या पंचायत का चुनाव होना है, ये स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है, इसमें मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत जरूरत के आधार पर होता है। सड़क, नाली, पानी, बिजली, इन तमाम व्यवस्थाओं को करना नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की जिम्मेदारी होती है। और इसका आपने कितना, रायपुर है तो राजधानी के अनुरूप जो विकास की बातें दावे आप करते रहे। फिलहाल अभी कांग्रेस का सभी नगरीय निकायों में कब्जा है कहा जा सकता है। तो उन्होंने जो वादा किया था उसको उन्होंने कितना क्रियान्वयन किया है। सफाई का मामला है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो राशि आ रही है उसके माध्यम से शहरों का जो विकास देखने को मिल रहा है, इसमें जनता कहां तक संतुष्ट है। के शर्मा साहब, मैं आपसे एक और चीज को लेकर के आपका विश्लेषण चाहता हूं, क्योंकि ओबीसी की जो सीटें हैं वो भी इस बार बढ़ने वाली है। अगर बात करें तो पिछले चुनाव में 18 सीटें ओबीसी की थी, इस चुनाव की अगर बात करें तो 28 सीटें ओबीसी के लिए जो है आरक्षित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो संविधान उठाते हैं और लगातार ओबीसी का जिक्र करते हुए आते हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में देखने को मिलेगा।
देखिए, इसमें 50% तक जो सीमा तय की गई थी, उसके अंतर्गत जो है एसटी एससी को जो आरक्षण दिया गया, उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात है। उसी के तहत जैसे हमने पहले भी कहा था, और अब आरक्षण वार्डों का हो चुका है, जी। तो उसमें जो 23 वार्ड, रायपुर में 70 में से 23 वार्ड जो है ओबीसी को गया है। हाँ। और कुल मिला के 23 जो वार्ड है हाँ। वो महिलाओं के पास रहेंगे, मतलब 33% के लगभग जाएगा। 12 वार्ड 9 और 3, 9 एससी और 3 एसटी के लिए आरक्षित है, तो 12 को जब परसेंटेज निकालेंगे तो 18% चल देता है। तो वही 32-33% का आरक्षण ओबीसी को, और महिलाओं को भी उतना ही दिया है। इसमें कई जगह अधिसूचित क्षेत्र जो है आदिवासी क्षेत्रों में, वहां ओबीसी वर्ग को कहीं नुकसान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे जो है आदिवासियों की संख्या को आप कम नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे ओबीसी का जो आरक्षण प्रतिशत है वो 50% के अंदर रखने के लिए कम किया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो जनता जो है, अब वो सभी चुनाव को, जैसे हम एक चुनाव एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उसके तहत जनता भी अब जागरूक होती जा रही है कि लोकसभा में क्या मुद्दे हैं, विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, और नगरीय निकाय स्थानीय चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए। जैसे अभिमन्यु जी, तमाम तरीके के मुद्दे जो हैं वो लगातार सामने हैं, और जिस तरीके से आप आंकड़े देख रहे हैं, चाहे ओबीसी के आंकड़े देखें, एसटी एससी के आंकड़े देखें, और किस तरीके से ये पूरा के पूरा आरक्षण जो है इन तमाम सीटों पर दिया जाने वाला है, आपकी पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर के प्रचार प्रसार करते आई है। राहुल गांधी की बात करें तो वो संविधान के मुद्दे को लेकर के लगातार संसद की अगर बात करें तो वहां पर भी ये मुद्दा उठाते आए हैं। वहीं अगर बात करें तो अंबेडकर जी को लेकर के की गई टिप्पणी का मामला भी गर्म है। किस तरीके से ये तमाम मामले जो हैं ये आपकी पार्टी को इस चुनाव में सियासी फायदे पहुंचा सकते हैं? जी, मुझसे पूछ रहे? जी, देखिए, फायदा नुकसान तो एक अलग चीज है। चुनाव में जो आरक्षण मिला है, और बिल्कुल जो ओबीसी को उन्होंने 50% आरक्षण दिया है, उसका स्वागत करते हैं भाई हम। लेकिन ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाना चाहिए। एक और यहाँ पे ये चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की बात करते हैं, और दूसरी ओर अभी तक के जो आरक्षण बिल हमारे समय में पारित किया गया था, वो अब तक के अटका पड़ा हुआ है, उसकी कोई स्थिति परिस्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं। तो आरक्षण, उसके बाद आप ये देखिए कि ये जातिगत जनगणना भी नहीं कराना चाहते हैं। तो ये सब चीजें अलग है, इनके राजनीतिक पहलू हैं, ये अपने हिसाब से देखते हैं। आपने परिसीमन में भी देखा इस बार, इन्होंने जिस प्रकार से परिसीमन किया, कई जगह हमने आपत्ति लगाई भी थी। लेकिन ठीक है, हमारी तैयारी पुख्ता है। उसके बाद भी, सत्ता सरकार होने के बाद भी, अपने हिसाब से परिसीमन करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव कब कराना है और कब नहीं कराना है उसके लिए स्पष्ट नहीं है। मतलब ये उनका डर स्पष्ट करता है। और बाकी उसके अलावा बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, तो उनकी तो आदत है कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है, किसी भी तरह की उनके अनियमितताओं की उनके सरकार में बात की जाती है, पुरानी बातें याद दिलाएंगे, ये मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे कि आपके समय ऐसा हुआ, आपके समय वैसा हुआ। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार संविधान की पुस्तक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर के पूरा के पूरा माहौल जो है वो बना दिया गया है। आपकी पार्टी किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देख रही है और किस तरीके से इस पूरे चुनाव को लड़ते हुए नजर आएगी? मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक दूरगामी सोच हमेशा से रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर हम अग्रसर रहें, ताकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार से चुनाव में विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं, विभिन्न प्रकार के माध्यम लगते हैं, तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके इसको वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कि पहले होता था वैसा कराया जाएगा। और रही बात जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहेब के चलते अपने आप को शील्ड करने की कोशिश कर रही है, यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पहले ये कहा था कि जो आरक्षण के लाभार्थी हैं वो द्वितीय दर्जे के नागरिक होंगे। इस प्रकार का बयान इनके पूर्व प्रधानमंत्री से आया था। फिर राजीव गांधी जी ने भी जो बयान दिया था वो भी बेहद आपत्तिजनक था आरक्षण के विषय में। और बाबा साहब को जब वे मंत्री थे तो उन्हें हटाया गया, इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया, 2 बार उनको लोकसभा चुनाव में हराया गया। और भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी को अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जी गांधर जी, अभिमन्यु जी, आपकी प्रतिक्रिया? आज अपने दोहरे चरित्र के चलते बाबा साहेब और उस संविधान की किताब को अपने जेब में रखने पर मजबूर हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। प्रत्येक पद पर संविधान की रक्षा करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभिमन्यु जी, आपकी टिप्पणी? देखिए आयुष जी, गंधर्व जी उस समय के सवाल करते हैं जब इस दुनिया में ना वो थे ना मैं था। लेकिन वर्तमान की बात यह है कि अमित शाह जी ने भरी संसद में क्या कहा है। अभी ये बाबा साहब बोल रहे थे,
इनके नेता अंबेडकर 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 कहते हैं संसद में खड़े होके, तब इनको बुरा नहीं लगता? तब ये क्या खड़े होके बोलेंगे अमित शाह मुर्दाबाद? इनके में हिम्मत है? इनके में हिम्मत नहीं है। ये लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी अमित शाह के चाटुकार हैं। उसके अलावा इनके भारतीय जनता पार्टी के कोई ना वैल्यूज हैं, ना इनके पार्टी के कोई मॉरल्स हैं। ये बस केवल वोट बैंक, केवल चुनाव, कैसे चुनाव जीतना है, उसके बाद कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे व्यापारियों को अपने फायदा देना है, उसके अलावा इस पार्टी का कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। गांधर जी, तमाम तरीके के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी जो है वो इस तरीके के मुद्दे उठाती है और इस वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं और उसके बाद कमाई शुरू कर दी जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं था, तो किसी तरीके से आदरणीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लोगों के बीच में गुमराह करके पेश किया गया। उन्होंने जो कहा था वो इनके विषय में कहा था कि किस प्रकार से इन्होंने बाबा साहेब की छवि को धूमिल करने का हमेशा प्रयास किया है, और आज जब स्थिति इनके विपरीत हो गई, वो सारी चीजें इनको समझ में आई, तो उसको तोड़ मरोड़ करके जनता जी, हम शहरी विकास को लेकर के चर्चा करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा तो है। के शर्मा जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। के शर्मा जी, दो मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक समस्या है वो बिजली की समस्या है। छत्तीसगढ़ में तमाम क्षेत्रों में बिजली की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। पानी की समस्या जो है वो भी तमाम क्षेत्रों में नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो किसानों के लिए धान खरीदी जो है वो बंपर की गई है। तो इन मुद्दों को कैसे आप देखते हैं शहरी चुनाव को लेकर के? महत्वपूर्ण मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव में होना है। जैसे कांग्रेस ने संपत्ति कर आधा करने की बात कही थी, उसमें कहीं क्या जो आर्थिक स्थिति दिक्कत आई, क्या नगर निगम को या नगरीय निकाय को, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस ढंग से काम कर रहे हैं? रेत का पैसा ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए, गौण खनिज का वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ग्रामीण विकास के लिए जो काम होना चाहिए वो स्तर कहाँ तक है? किसानों को जो लाभ, किसान का मामला, महतारी वंदन की बात करें या अभी ये सब जो अभी मोदी की गारंटी में जिन्होंने लागू किया है, ये तो मुद्दे रहेंगे ही, लेकिन जो कानून व्यवस्था का मामला है राज्य सरकार का विषय। मुझे लगता है कि जो नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव की भी बात करें, इसमें महत्वपूर्ण आएगा कि अब 24 घंटे 7 दिन जो पानी देने की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन का काम कहां तक चला है, उसमें भ्रष्टाचार की बात आती रही, उसको लेकर के बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अभी जो गांव में मकान बन रहे हैं उससे लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने को मिला है, कितने हितग्राही को नहीं मिल पाया है, किस प्रकार से परेशानी हो रही है, रेत की आवश्यकता उनको हो रहा है कि नहीं, सीमेंट के हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो इन चुनाव में काम करते हैं, और जो प्रत्याशी भी होता है वो चयन जो लोगों की पसंद से, उस क्षेत्र के जानकार ही उस क्षेत्र के प्रत्याशी होते हैं। महापौर का चुनाव यदि डायरेक्ट होता है तो सभी वार्डों के नागरिकों से उसका संपर्क होगा, और एक राजनीतिक रूप से कहें तो एक विधायक से बड़ा एक क्षेत्र महापौर का हो जाता है। रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र उसके महापौर के क्षेत्र में आता है। तो ये सब तमाम प्रत्यक्ष चुनाव का मामला है, उससे राजनीतिक दल कैसे करते हैं। जो चुनाव में देरी की जो बात आ रही है, तो सरकार ये देख रही है कि 3100 रुपये सबको मिल जाए, अभी 2300 रुपये मिल रहा है। ये जो विकास, प्रधानमंत्री आवास जितने बन जाएंगे उसका लाभ लेने की बात है, पेयजल के जितने आप काम चल रहे हैं उसका है। तो ये योजनाओं का क्रियान्वयन, ये तमाम योजनाएं हैं और इनका क्रियान्वयन जो है वो किया जाना चाहिए। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, अगर बात करें तो भूपेश बघेल लगातार एक आरोप लगाते आए हैं, वो इस बात को लेकर के लगातार उठाते हैं, वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटीज बनाई जाने वाली थी, रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाने वाला था, लेकिन स्थितियां जो है वो बद से बदतर है। ना इसका काम शुरू हो पाया है, ना उस विजन की ओर एक भी कदम बढ़ाया गया है। आपकी प्रतिक्रिया है सब पूरे बयान पर सर? देखिए, 850 करोड़ रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र के द्वारा आए, जिसमें से 80% राशि इन्होंने स्वाहा कर दी। रायपुर शहर के साथ ऐसा अन्याय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस के महापौर एजाज देवर जी, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर के वो पद ग्रहण किया, उनके नेतृत्व में आप देखेंगे ऐसा कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ रायपुर शहर में। आज जब हम घूमते हैं तो देखने से कहीं ऐसा नहीं लगता कि 850 करोड़ की राशि इन्होंने कहां स्वाहा की, किस प्रकार से अपने भ्रष्टाचार में लिप्त की, समझ नहीं आता। जिसमें से 80% राशि ये खर्च कर चुके हैं। विभिन्न प्रकार से जगह जगह इन्होंने खराब निर्माण किए। बूढ़ा तालाब में इन्होंने फाउंटेन लगाया 5 करोड़ 7 करोड़ का, वो आज भी चालू नहीं है। आप देखेंगे कोई भी नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इन्होंने गुणवत्ता नहीं बढ़ाई। तो इस प्रकार की चीजें सामने हैं।
कि किस प्रकार से इन्होंने केंद्र से जो हस्तांतरित राशि थी स्मार्ट सिटी की, उसका कांग्रेस शासनकाल में किस प्रकार बंदरबाट हुआ, किस प्रकार इन्होंने पेटी ठेकेदारों को काम दे करके जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। उन सभी चीजों का जवाब जनता इन्हें पिछले 3 चुनाव से दे रही जी, है। मैं इन और तमाम मुझे पूर्ण बातों का विश्वास जवाब है आगे अभिमन्यु भी जी से देगी। ले लेता हूं। अभिमन्यु जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है आरोप लगाना, और इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये सारी प्रदेश की जनता जानती है, और इनके आरोप तक ही सीमित रह जाते हैं ये भी सारी जनता जानती है। उसके अलावा लगातार जो 5 साल में इनके द्वारा आरोप लगाए गए, उसके बाद हमारे नेताओं पे आरोप लगाए गए, एक भी किसी नेता के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई, ना चार्जशीट, ना इन लोग जुर्म साबित करने पे नहीं कर पाए, मेरे कहने का मतलब है। उसके बाद जब ये 4-5 साल जब इनके ये विपक्ष में रहे, तब भी इन्होंने विपक्ष का कोई धर्म नहीं निभाया, केवल आरोप लगाए। अभी डबल इंजन की सरकार है, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। अगर आप पक्ष में रह के भी आरोप ही लगाते रहेंगे तो फिर मतलब क्या है आपके पक्ष में रहने का? हमने तो 5 साल सरकार चलाई, आपके 15 साल का रोना तो नहीं रोया हमने कि 15 साल में रमन सिंह जी ने फलाना कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हमने छत्तीसगढ़ शुरू से कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसी चीज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज से भरपूर है छत्तीसगढ़। तो उसको बस जो है एक नियत होनी चाहिए चलाने की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत बनाने का काम किया, और उन्होंने सिर्फ देश में काम किया। चाहे आप देखें गौठान बंद कर दिए, 9000 तो स्वावलंबी गौठान थे, उनको बंद कर दिया, जिनको कोई सरकारी सहायता लगती नहीं थी। बात कर रहे हैं नगर निगम की, नगर निगम में सारे नगर निगमों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, और कहीं ना कहीं अभी वापस से जो चुनाव ये लेट कर रहे हैं, उसमें तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति नगरीय चुनाव में बहुत अच्छी है। मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, उससे पहले मैं केके शर्मा जी के पास आना चाहूंगा आखिरी बार। केके शर्मा जी, 2 वोटर्स जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, एक महिला वोटर है, एक युवा वोटर है। ये दोनों जो वोटर हैं ये किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं? और इसी के साथ साथ महतारी वंदन योजना जो है वो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को बीजेपी की तरफ डाइवर्ट कर रही है। यूथ किस साइड है, इस पर आपका विश्लेषण सर? देखिए, युवाओं को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार का है। रोजगार को लेकर लगातार बातें की जा रही है। जैसे पूंजी निवेश के माध्यम से 5 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार देने की बात शायद सरकार कर रही है। इसके साथ ही नौकरी देने की, सरकारी नौकरी 1 लाख नौकरी देने की बात करी। अभी 7,000 के लगभग नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात सामने आ रही। तो कहने का मतलब है युवाओं को रोजगार चाहिए, और जितने भी नशा की बात करें या जो कहना चाहिए कि अपराध में जो वृद्धि की बात करें, ये सब कुल मिलाकर के युवाओं को रोजगार से जोड़ता है। और रोजगार यदि उपलब्ध कराते हैं आईटीआई के माध्यम से, स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवकों को कितने रोजगार देते हैं, महिला स्व सहायता समूह की क्या स्थिति है, उसके साथ ही महतारी वंदन की जो राशि मिल रही है उससे लोगों में कितनी संतुष्टि है, यह भाजपा प्रमुख रूप से देख रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन, ये और जो आदिवासियों को जो 550 रुपए तेंदुपत्ता का दिया, जो मोदी की गारंटी है, वो इस चुनाव में भी वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये जो पानी जो है वो देखने को मिलेंगे। मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा डॉक्टर गांधर पांडे की। सर, आपका आखिरी रिएक्शन। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जिस प्रकार की स्थिति अभी निर्मित है प्रदेश में, विपक्ष पूर्णतः मुद्दा विहीन हो चुका है। विपक्ष, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोई आरोप नहीं लगा, ये नहीं लगा। महादेव सट्टा ऐप घोटाला, शराब घोटाला, किस किस प्रकार के घोटाले हुए, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर पंजीबद्ध एफआईआर है अभी। और जब आप अभी भाजपा की स्थिति देखेंगे तो महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है, किसानों को उनका पैसा मिल रहा है। जी गांधर जी, ये तमाम तरीके के लाभ जो है ये जरूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बस आखिरी प्रतिक्रिया जो है वो अभिमन्यु जी की ले लूं। अभिमन्यु जी, 15 सेकंड आपकी प्रतिक्रिया। महतारी वंदन की उन्होंने बात की तो मुझे हंसी आई कि सनी लियोनी जैसी नाम से महिलाओं को ये लोग महतारी वंदन का लाभ दे रहे हैं। 10 महीने हो गए 1,000 रुपए देते हुए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि 75 लाख में से 50 लाख नाम फर्जी होंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश भर में आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव जो है उसको लेकर के दोनों ही पार्टियों की तैयारियां देखने को मिल रही है। बहरहाल शहर की सरकार यानी ज्यादातर नगर निगमों में सत्ताधारी दल का कब्जा होगा। हालांकि राजधानी रायपुर इस मिथक को तोड़ती रही है। बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद भी महापौर कांग्रेस के चुने जाते रहे हैं। इस बार देखना होगा शहर की जनता किसे अपना सेहरा जो है वो
बांधती हुई नजर आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।